हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। फ्रेंड्स, इस लाइव क्लास में आप सभी का वेलकम है। यू ऑल आर वेलकम टू दिस लाइव क्लास। जितने स्टूडेंट्स लाइव क्लास में ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म करें आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। All students in the live class who have already joined, please confirm quickly your audio video is okay. Yes, confirm कर दीजिए your audio video is okay. तो चलें शुरू करते हैं। आज का ये हमारा सेशन प्रीवियस सेशन से इन कंटिन्यूएशन में है। अगर आपने प्रीवियस सेशन को वॉच नहीं किया तो उस वीडियो को ज़रूर वॉच कर लेना। तो ये हमारा बेस बिल्डिंग क्लास है। बेस बिल्डिंग क्लास में हम पहले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो इनका बेनिफिट ये रहता है कि फिर एग्जामिनर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे, कैसे भी वो क्वेश्चन पूछे, तो फिर आसानी से आप उसको अंडरस्टैंड करके क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। हम बात कर रहे थे इंटरेस्ट रेट पेमेंट्स की। इंटरेस्ट रेट टर्म डिपॉजिट के ऊपर वी वर डिस्कसिंग। इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल ऑन ओवर ड्यू टर्म डिपॉजिट्स। अगर कोई टर्म डिपॉजिट ओवर ड्यू हो जाता है, यानी ड्यू डेट्स के बाद भी उसको विड्रॉ नहीं किया जाता, तो उस केस में एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट क्या रहेंगे? तो उसके ये रूल्स हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन रिन्यूअल ऑफ ओवर ड्यू टर्म डिपॉजिट शैल बी अकॉर्डिंग टू पॉलिसी ऑफ द बैंक विद इन जनरल नॉर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। रिजर्व बैंक ने जनरल नॉर्म्स इंटरेस्ट रेट के जो फॉर्मुलेट किए हैं, सो विद इन दैट बैंक की पॉलिसी होनी चाहिए कि रिन्यूअल ऑफ ओवर ड्यू डिपॉजिट के ऊपर वो इंटरेस्ट रेट कैसे पे करेंगे। इंटरेस्ट ऑन टर्म डिपॉजिट प्रोसीड्स रिमेनिंग अनक्लेम्ड। अगर टर्म डिपॉजिट का अमाउंट अनक्लेम्ड रहा बैंक के साथ, तो उसके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो एप्लीकेबल सेविंग बैंक रेट होगा या कॉन्ट्रैक्टेड रेट होगा, विच एवरेज लोअर। तो अगर टर्म डिपॉजिट हमारा मैच्योर हुआ लेकिन अमाउंट को क्लेम नहीं किया गया, विड्रॉ नहीं किया गया, तो उस केस में अगर सेविंग बैंक रेट बैंक का 3.15% है और कॉन्ट्रैक्टेड रेट जिसके ऊपर वो टर्म डिपॉजिट बनाया गया था वो 5% है, तो विच एवर इज लोअर, दिस मीन दिस इंटरेस्ट शैल बी पेड। Term deposit can be accepted at floating interest rate, which should be linked to a directly observable and transparent market determined external benchmark. तो अगर बैंकों ने फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करने हैं टर्म डिपॉजिट्स के ऊपर, तो इसका जो बेंचमार्क होगा वो बेंचमार्क इंटरनल बेंचमार्क नहीं हो सकता। तो दैट बेंचमार्क विल बी एक्सटर्नल बेंचमार्क, और वो एक्सटर्नल बेंचमार्क ऑब्जर्वेबल भी होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए। जैसे वी कैन से आरबीआईज रेपो रेट, तो ये विजिबल भी है, ऑब्जर्वेबल भी है और ये ट्रांसपेरेंट भी है। एडिशनल इंटरेस्ट ऑन डोमेस्टिक डिपॉजिट्स। जो डोमेस्टिक डिपॉजिट है उनके ऊपर एडिशनल इंटरेस्ट पे करने के रूल्स क्या हैं उनको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बैंक्स कैन पे एट देयर डिस्क्रिशन एडिशनल इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे बैंकों का डिस्क्रिशन है, ये कोई रूल नहीं है कि उनको ये इंटरेस्ट पे करना होगा। तो अगर बैंक चाहें तो वो ये एडिशनल इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। अब उसके रूल्स क्या हैं? बैंक स्टाफ एंड देयर एक्सक्लूसिव एसोसिएशंस as well as deposit of chairman and managing director, executive director or such other executives appointed for a fixed period. तो इन सभी केसेस में एडिशनल इंटरेस्ट 1% पर एनम का पे किया जा सकता है ओवर एंड अबव द रेट अकॉर्डिंग टू शेड्यूल ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग और टर्म डिपॉजिट इंक्लूडिंग रिकरिंग डिपॉजिट। तो इंटरेस्ट पे करेंगे एडिशनल कितने परसेंट का? 1% पर एनम एडिशनल होगा।
और ये उन डिपॉजिट के ऊपर भी पे किया जाएगा जो ज्वाइंटली हेल्ड हैं विद डिपेंडेंट्स। तो अगर वो ज्वाइंटली हेल्ड है विद डिपेंडेंट्स तो उसके ऊपर भी ये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे किया जाएगा। किन केसेस में? ये सभी केसेस के अंदर। तो बैंक स्टाफ में जो रिटायर्ड स्टाफ है वो भी इंक्लूड हो जाएगा। रेजिडेंट सीनियर सिटीजन इंडियंस, अगर रेजिडेंट इंडियन सीनियर सिटीजन्स हैं तो उनको भी बैंक्स एडिशनल इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। सो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट एज कंपेयर टू नॉर्मल डिपॉजिट ऑफ एनी साइज। जो डिफरेंशियल रेट होगा वो बैंक का डिस्क्रिशन होगा। नॉर्मली इसके लिए बैंक 0.25% से लेके 0.5% पर एनम ये इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं। किन के लिए? सीनियर सिटीजन्स के लिए। कौन से सीनियर सिटीजन्स? जो इंडियन सीनियर सिटीजन्स हैं। कौन से? जो रेजिडेंट इंडियन सिटीजन्स हैं, तो उनके लिए ये एडिशनल इंटरेस्ट रेट का प्रोविजन है। फॉलोइंग कंडीशन अप्लाई इन केस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम बैंक स्टाफ और मैनेजमेंट। तो ये एडिशनल इंसेंटिव देने के लिए 1% का। सो स्टाफ या मैनेजमेंट को लेकर के जो एडिशनल कंडीशन कौन कौन सी हैं? एडिशनल इंटरेस्ट इज पेबल टिल पर्सन कंटिन्यूज टू बी एलिजिबल। जब तक वो पर्सन एलिजिबल है तभी तक उसको ये इंटरेस्ट एडिशनल पे किया जाएगा। इन केस ऑफ टर्म डिपॉजिट टिल मेच्योरिटी आफ्टर द एलिजिबिलिटी सीजेज। लेकिन अगर एक पर्सन इनएलिजिबल हो जाता है और उसका टर्म डिपॉजिट है तो टर्म डिपॉजिट में तो मेच्योरिटी तक उसको वो इंटरेस्ट पे किया जाएगा। For employees on deputation from a bank to another bank, both banks may allow additional interest on accounts opened with each during the period of deputation. तो अगर किसी एम्प्लॉय को डेपुटेशन के ऊपर भेजा जाता है, एक बैंक दूसरे बैंक में डेपुटेशन के ऊपर भेजता है। फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्सर बैंक आरआरबीज में अपने स्टाफ को डिप्यूट करते हैं। सो इस केस में बोथ द बैंक्स में अलाउ एडिशनल इंटरेस्ट ऑन अकाउंट्स ओपनड विद ईच ड्यूरिंग पीरियड ऑफ डेपुटेशन। सो डेपुटेशन पीरियड के दौरान दोनों ही बैंक एडिशनल इंटरेस्ट अलाउ कर सकते हैं। फॉर पर्सन टेकन ऑन डेपुटेशन फॉर ए फिक्स्ड टेन्योर और ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए फिक्स्ड टेन्योर, द बेनिफिट विल सीज टू अक्रू ऑन एक्सपायरी ऑफ टर्म ऑफ द डेपुटेशन और कॉन्ट्रैक्ट एज द केस में बी। सो अगर उन लोगों को डेपुटेशन के ऊपर एक फिक्स्ड पीरियड के लिए दिया जाता है या देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए फिक्स्ड पीरियड, तो उस फिक्स्ड पीरियड के लिए ही वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे किया जा सकता है। बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशंस इन विच बैंक एम्प्लॉइज आर नॉट डायरेक्ट मेंबर्स शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एडिशनल इंटरेस्ट। अगर बैंक एम्प्लॉइज की फेडरेशंस हैं लेकिन बैंक के एम्प्लॉय सीधे तौर के ऊपर उनमें मेंबर्स नहीं हैं तो उन केस में एडिशनल इंटरेस्ट की एलिजिबिलिटी नहीं बनती है। फॉर फॉलोइंग डिपॉजिट ए डिक्लेरेशन टू बी टेकन फ्रॉम द डिपॉजिटर दैट मनी इज डिपॉजिटेड दैट मे बी डिपॉजिटेड इनटू सच अकाउंट बिलोंग टू द डिपॉजिटर। तो ये डिक्लेरेशन लेना है डिपॉजिट एक्सेप्ट करते समय कि जो मनी है डिपॉजिट किया गया है या डिपॉजिट किया जाएगा वो डिपॉजिटर को रिलेट करता है। कहाँ कहाँ? मेंबर और रिटायर्ड मेंबर ऑफ बैंक स्टाफ ईदर सिंगली और जॉइंटली विद एनी मेंबर और मेंबर ऑफ हिज और हर फैमिली। तो एग्जिस्टिंग स्टाफ है या रिटायर्ड मेंबर है स्टाफ का, तो दोनों के ही केसेस में इट विल बी टेकन। और स्पाउस ऑफ ए डिसीज्ड मेंबर और ए डिसीज्ड रिटायर्ड मेंबर ऑफ बैंक स्टाफ। और तीसरा एसोसिएशन और फंड मेंबर्स ऑफ विच आर बैंक मेंबर्स ऑफ द बैंक स्टाफ। तो स्पाउस डिसीज्ड मेंबर का या डिसीज्ड रिटायर्ड मेंबर है तो उनसे भी ये अंडरटेकिंग लेनी है, या एसोसिएशन है या फंड्स हैं जिनके मेंबर्स बैंक स्टाफ के मेंबर्स हैं। इंटरेस्ट ऑन इनऑपरेटिव अकाउंट्स और अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। तो इन डिपॉजिट्स में इंटरेस्ट पेमेंट के रूल्स क्या होंगे?
Interest on saving bank should be credited on regular basis whether account is operative or not operative. तो इन केसेस में हम सेविंग बैंक इंटरेस्ट पे करेंगे बगैर ये देखे कि वो अकाउंट ऑपरेटिव है या ऑपरेटिव नहीं है. नो penal charges for shortfall in minimum balance should be levied in inoperative accounts. Inoperative accounts के अंदर जो मिनिमम बैलेंस का शॉर्टफॉल है वो चार्जेस नहीं लिए जाएंगे पेनल्टी के. इफ ए टर्म डिपॉजिट मेच्योर एंड प्रोसीड्स आर अनपेड ऑन अनक्लेम्ड डिपॉजिट सेविंग बैंक रेट और कॉन्ट्रैक्टेड रेट ऑन मेच्योर्ड एफडीआर विच एवर इज लो शैल बी पेड. तो अगर वो टर्म डिपॉजिट है और वो मेच्योर हो जाता है लेकिन उसके प्रोसीड्स अनक्लेम्ड रहते हैं, अनपेड रहते हैं, on unclaimed amount which interest shall be paid, so interest rate will be either saving bank rate or it will be contracted rate on the matured FD whichever is lower. Now interest on deposits frozen by banks. अगर कोई डिपॉजिट फ्रीज कर दिया है बैंक ने तो उन केसेस में इंटरेस्ट पेमेंट्स को लेकर के रूल्स क्या हैं. On term deposit frozen by banks under instructions of law enforcement authorities, payment of interest is to be handled according to norms given below. Sometime law enforcement authorities किसी अमाउंट को फ्रीज कर देती हैं कि आपने इसका अमाउंट कस्टमर को पे नहीं करना. सो ऑन देयर इंस्ट्रक्शंस, ऑन देयर डायरेक्शंस अंडर लॉ, बैंक्स उस अमाउंट को फ्रीज कर देते हैं टर्म डिपॉजिट को. तो उन केसेस में रूल्स क्या हैं. फॉर टर्म डिपॉजिट दैट मैच्योर ड्यूरिंग फ्रोजन स्टेटस, रिक्वेस्ट लेटर शुड बी obtained फ्रॉम डिपॉजिटर फॉर रिन्यूअल ऑफ द डिपॉजिट अमाउंट विद इंटरेस्ट फॉर स्पेसिफाइड पीरियड. तो अगर वो फ्रोजन डिपॉजिट है तो उस डिपॉजिट के लिए रिक्वेस्ट लेटर ले लिया जाएगा कस्टमर से कि डिपॉजिट को जब रिन्यू किया जाएगा तो उसका पीरियड क्या रहेगा. इफ रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड विद इन 14 days ऑफ एक्सपायरी, रिन्यूअल विल बी डन विद इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ मैच्योरिटी. अगर रिक्वेस्ट हमारे पास विद इन 14 days आ जाती है तो उस केस में हम फ्रॉम डेट ऑफ मैच्योरिटी रिन्यू कर देंगे. इफ रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड आफ्टर 14 days, then renewal will be from date of receipt of the request. और interest for the intervening overdue period वो बैंक की अपनी पॉलिसी होगी, उस पॉलिसी के मुताबिक पे किया जाएगा. So this amount is released along with payment of related term deposit. तो कोई भी इंटरेस्ट जो हम पे करेंगे कस्टमर को, सो जब तक डिपॉजिट फ्रीज हुआ है तो तब तक पे नहीं किया जाएगा. उसको रिलीज कब किया जाएगा, जब डिपॉजिट को अनफ्रीज कर दिया गया बाय द लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज. वेयर कस्टमर्स रिक्वेस्ट इज नॉट रिसीव्ड, तो इन केसेस के अंदर अगर कस्टमर की रिक्वेस्ट रिसीव नहीं होती है तो बैंक्स विल रिन्यू द डिपॉजिट फॉर ए टर्म इक्वल टू दैट ऑफ द ओरिजिनल टर्म. तो अगर कोई रिक्वेस्ट नहीं आती कि कितने पीरियड के लिए इसको रिन्यू किया जाए तो रिन्यू किया जाएगा डिपॉजिट को. और कितने पीरियड के लिए रिन्यू किया जाएगा, ओरिजिनल टर्म जो डिपॉजिट का था, फॉर एग्जांपल अगर डिपॉजिट 2 years का था तो उसको 2 years के लिए रिन्यू कर दिया जाएगा. Enforcement authority should be advised about effect of the renewal along with rate of interest on the renewed deposit. So this communication should be copied to depositor also. तो जो एनफोर्समेंट अथॉरिटी है जिसकी बेसिस के ऊपर इसको फ्रीज किया गया, so they will be informed about that along with the interest rate. और ये कम्युनिकेशन डिपॉजिटर को भी भेज दी जाएगी. On savings bank account frozen by enforcement authorities, bank will continue credit the interest to the account on a regular basis. तो अगर वो सेविंग बैंक अकाउंट है तो उसमें रेगुलरली इंटरेस्ट को क्रेडिट करते रहेंगे in spite of the fact that enforcement authorities have frozen that deposit. तो ये रहे रूल्स हमारे इंटरेस्ट ऑन फ्रोजन डिपॉजिट्स. सो जिन डिपॉजिट्स को फ्रीज कर दिया है बाय लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज.
अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो जिनको हम डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले मेक श्योर कि आपने इससे पहले वाले वीडियोस को वॉच किया, क्योंकि उसका कुछ कंटेंट हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चंस ऑल्सो। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इन ए बैंक हु शुड अप्रूव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी फॉर डिपॉजिट। बैंक के अंदर इंटरेस्ट रेट की जो पॉलिसी है उसको कौन अप्रूव करता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन द बैंक, और बोर्ड और एक कमेटी अथॉराइज्ड बाय बोर्ड, ब्रांच मैनेजर या गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। सो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी कौन अप्रूव करता है? सो अगर आपने ठीक से पढ़ा है, उसको अंडरस्टैंड किया है, तो देन इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। तो अवर आंसर विल बी बी। सो बैंक का बोर्ड या बैंक के द्वारा अथॉराइज्ड कमेटी। सो मोस्ट ऑफ द टाइम बैंकों के अंदर एसेट लायबिलिटी कमेटी जो है, एल्को इन शॉर्ट हम जिसको कहते हैं, तो वो भी इसको अप्रूव करती हैं। रेट्स शुड बी यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल ब्रांचेज एंड फॉर ऑल कस्टमर्स। जो इंटरेस्ट रेट है सभी ब्रांचेज में सभी कस्टमर्स के लिए एक जैसे होने चाहिए। देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन डिपॉजिट ऑफ व्हाट अमाउंट एक्सेप्टेड ऑन विच डेट एट एनी ऑफ बैंक ऑफिसेज। तो ये दो फिल इन द ब्लैंक्स हमने करने हैं। सो वेरिंग सेम, डिफरेंट, सेम, सिमिलर, सेम या आइडेंटिकल, स्पेसिफिक। So what should be our answer? Rates should be uniform across all branches for all customers. कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा बिटवीन डिपॉजिट ऑफ। सो यहाँ पे हमने बताना है वेरिंग अमाउंट एक्सेप्टेड ऑन सेम डेट। इस प्रकार से हमने पिकअप करना है कि कौन से इसके अंदर करेक्ट ऑप्शंस बन रही हैं फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। सो करेक्ट ऑप्शंस हमारी बनेंगी सी, सिमिलर अमाउंट एक्सेप्टेड ऑन सेम डे। एक जैसा अमाउंट और एक ही डेट को, तो उसमें हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। फिर इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन को कवर करें, दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू, इसको स्किप ना करें, आपके लिए बहुत यूजफुल ये इंफॉर्मेशन है। आर यू प्रिपेयरिंग यूर सेल्फ बाई यूजिंग IIBF बुक्स? क्या IIBF बुक्स को यूज करके आप अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो आपके सामने कुछ इश्यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इन बुक्स में जो कुछ लिखा गया है, जैसे लिखा गया है, उसको अंडरस्टैंड करने में आपको डिफिकल्टी आती है। क्योंकि डिफिकल्टी आती है इसीलिए आप बार बार पढ़ते हैं उसको, फिर भूल जाते हैं, फिर पढ़ना पड़ता है, और उसके कारण आपका टाइम कंज्यूम होता है अननेसेसरली, और आपके पास उतना टाइम अवेलेबल होता नहीं है। प्रैक्टिस क्वेश्चन हर चैप्टर के एंड के ऊपर अवेलेबल है, लेकिन वो बहुत थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिससे आपकी प्रैक्टिस ठीक से नहीं हो पाती। इफ दैट बी द पोजीशन, तो उसमें आप अपने इस इशू को कैसे हेल्प करें, इसके लिए अवेलेबल है हमारे बेस्ट क्वालिटी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। इन वीडियो लेसन में जो हम कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं वो बहुत सिंपल करके एक्सप्लेन करते हैं, जिसको आप आसानी से अंडरस्टैंड करते हैं और बहुत क्विकली अंडरस्टैंड कर जाते हैं और फिर भूलते भी नहीं हैं, जिससे आपका ये इशू भी और ये इशू, दोनों इशू आसानी से हेल्पफुल हो जाते हैं। हमारे क्वेश्चन बैंक में आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे बहुत सारे, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती है। इसके अलावा एग्जाम के पास जाकर के मेमोरी रिकॉल्ड क्वेश्चंस भी अवेलेबल रहते हैं। तो अगर आपने इनको अभी तक यूज नहीं किया तो इनको जरूर यूज करें, और ये अवेलेबल है हमारी ऐप के थ्रू या हमारी वेबसाइट के थ्रू। तो इनको अवेल करेंगे तो आपके पास होने की पॉसिबिलिटी जो है वो इंप्रूव होगी। तो चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 12,
Payment of interest on deposit shall be rounded off to nearest for Indian rupee deposits and nearest decimal places for FCNR deposits. तो जब आप इंटरेस्ट पे करते हैं डिपॉजिट के ऊपर तो आप उसकी राउंडिंग ऑफ करते हैं. सो ये राउंडिंग ऑफ इंडियन करेंसी के डिपॉजिट्स की किस नियरेस्ट यूनिट के साथ करते हैं और FCNR B के जो डिपॉजिट्स हैं उसमें कितने डेसिमल प्लेसेस तक ये राउंडिंग करते हैं. तो ये ऑप्शन आंसर हमने बताने हैं. डॉलर और 1, रुपी एंड 2, सेंट एंड 3, रुपी एंड 3 डेसिमल पॉइंट्स हमने बताना है. उनकी राउंडिंग आप किसके पास करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. सो देखिए क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए. सो इंडियन रुपीस के डिपॉजिट में हम ये राउंडिंग करते हैं रुपी नियरेस्ट जो रुपी बनता है और FCNR B के केस में हम ये करते हैं 2 डेसिमल पॉइंट्स तक. तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन आ जाएगा. For calculating interest on domestic term deposit, IBA has prescribed that deposit repayable in less than how much period or where terminal quarter is incomplete, interest should be paid proportionately for the actual number of days. तो IBA का ये एडवाइस है बैंकों को कि अगर डिपॉजिट का पीरियड एक पर्टिकुलर पीरियड से कम हो, वो हमने बताना है, तो उस केस में इंटरेस्ट का पेमेंट प्रोपोर्शनल बेसिस के ऊपर दिया जाएगा फॉर एक्चुअल नंबर ऑफ डेज के लिए. तो ये पीरियड कितना है, 1 मंथ का पीरियड है, 2 मंथ्स का पीरियड है, 3 मंथ्स का पीरियड है या 4 मंथ्स का पीरियड है. तो उन केसेस में ये रूल एप्लीकेबल हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 13 क्या आंसर बनता है देखिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए. सो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बनता है 3 मंथ्स. अगर वो 3 महीने से कम पीरियड का है तो फिर ये सारा रूल एप्लीकेबल हो जाएगा. प्रोपोर्शनल पेमेंट हम करेंगे डिपेंडिंग अपॉन एक्चुअल नंबर ऑफ डेज. फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट IBA has prescribed that on deposit repayable in less than 3 months, interest should be paid proportionately for actual number of days reckoning year at. तो साल में कितने दिन माने जाएंगे जब हम इंटरेस्ट इस प्रकार से पे करेंगे. सो एक्चुअल नंबर ऑफ डेज के लिए इंटरेस्ट का पेमेंट प्रोरेटा बेसिस के ऊपर करेंगे, लेकिन साल में कितने दिन लेंगे, 360 डेज लेंगे, 365 डेज लेंगे, 366 डेज लेंगे या 370 डेज लेंगे. नंबर ऑफ डेज हम उस पर्पज के लिए कितने लेंगे. यानी अगर डिपॉजिट हमारे पास 87 डेज के लिए रहा तो डिवाइड हम 360 से करेंगे या 365 से करेंगे या 366 से करेंगे या 370 से करेंगे. तो जनरली इट विल बी 365 डेज. तो 365 दिनों के लिए करेंगे, लेकिन अगर वो लीप का ईयर है तो इट कैन गो टू 366 डेज. A term deposit matured on Sunday. Customer presents FDR for payment on Monday, which is a working day. Interest shall be paid up to. So कौन सी डेट तक इंटरेस्ट पे किया जाएगा, सैटरडे तक, संडे तक, मंडे तक या ट्यूसडे तक. तो इंटरेस्ट शैल बी पेड अप टू विच डेट. यस, व्हाट इज द आंसर. संडे को डिपॉजिट मैच्योर हो रहा है, पेमेंट हम कर रहे हैं मंडे को, तो दिस मीन इंटरेस्ट शैल बी पेड अप टू संडे. सो संडे का इंटरेस्ट पे किया जाएगा संडे को. बिकॉज ऑफ हॉलीडे द कस्टमर कुड नॉट प्रेजेंट द FDR फॉर पेमेंट, हेंस उसको कॉम्पनसेट किया जाएगा फॉर इंटरवीनिंग हॉलीडे.
On balance in current account of an individual or a proprietor firm, interest should be paid from date of death till date of repayment to the claimant at interest rate on date of payment. तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कौन सा होगा? सो एफडी रेट होगा, आरडी रेट होगा, सेविंग बैंक रेट होगा या सीडी रेट होगा? So at what interest rate this payment shall be made? So this payment shall be at saving bank rate. Who decide rate of interest on saving bank accounts? Saving bank accounts के ऊपर इंटरेस्ट रेट को कौन डिसाइड करता है? बैंकिंग रेगुलेटर्स यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक एग्जीक्यूटिव्स, गवर्नमेंट अथॉरिटीज या बैंक बोर्ड्स? तो हु डिसाइड्स इंटरेस्ट रेट्स ऑन सेविंग अकाउंट्स? तो इनको डिसाइड करता है बैंक बोर्ड्स. इन सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन विच बैलेंस? सेविंग बैंक में जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं, कैलकुलेशन हम उसका करेंगे किस बैलेंस के ऊपर? मंथली एवरेज बैलेंस के ऊपर, ओपनिंग बैलेंस के ऊपर, डे एंड बैलेंस के ऊपर या क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर? सो ऑन विच बैलेंस इंटरेस्ट विल बी पेड? तो इसके लिए जो एप्रोप्रिएट टर्म यूज होती है वो है डे एंड बैलेंस. हालांकि क्लोजिंग बैलेंस भी ऑलमोस्ट वही बात है, लेकिन जो एप्रोप्रिएट टर्म है दैट इज डे एंड बैलेंस. ऑप्शन सी इज द आंसर. Banks can pay differential interest rate where amount of deposit is how much? Above 50,000, above 1 lakh, above 2 lakh, above 5 lakh. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेविंग बैंक अकाउंट्स की, नॉट टर्म डिपॉजिट्स. So what is the answer for question number 19? तो इट इज अबव ₹1 लाख, 1 लाख से ऊपर. बैंक्स कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन वन कस्टमर फ्रॉम अनदर कस्टमर इन मैटर ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट वेयर अमाउंट इज अप टू. सो बैंक डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट नहीं करते, यानी अलग अलग कस्टमर को अलग अलग इंटरेस्ट पे नहीं कर सकते जब अमाउंट कितने अमाउंट तक है, 50,000, 75,000, अप टू 1 लाख या अप टू 2 लाख. सो अमाउंट कितना है जहां डिस्टिंक्शन नहीं किया जा सकता, डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता है, तो दैट अमाउंट इज अप टू ₹1 लाख, 1 लाख रुपए तक. सो दिस टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन इज नॉट अलाउड. 1 लाख से ऊपर इट इज परमिटेड. 3 months टर्म डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट इज 3.5%. ऑन ईयर डिपॉजिट रेट इज 4.5%. 1 ईयर डिपॉजिट के लिए 4.5% है. डिपॉजिट मेच्योरिटी कैंसल्ड आफ्टर 3 months. रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल, तो टर्म डिपॉजिट 3 महीने का है. 3 months टर्म डिपॉजिट का रेट हमारे पास 3.5% का है. 1 ईयर रेट 4.5% है. डिपॉजिट प्री मेच्योरली कैंसल्ड आफ्टर 3 months, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल कितना होगा? 4% होगा, 3.5% होगा, 4.5% होगा या 3% होगा? सो 3 महीने का टर्म डिपॉजिट रेट बैंक का है 3.5%. 1 ईयर डिपॉजिट रेट है 4.5%. डिपॉजिट को प्री मेच्योरली कैंसिल किया जाता है आफ्टर 3 months. रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल क्या होगा? सो रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल होगा 3.5%. तो हम ये रेट को यूज करेंगे. उसको 3 महीने के बाद कैंसिल किया जाता है. तो फ्रेंड्स, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो
तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं, वहां से हम सूटेबली आपको आंसर कर देंगे। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो यहाँ पे आप हमें मेल कर सकते हैं, तो उसको भी हम सूटेबली आंसर करेंगे ताकि आपकी हेल्प हो सके। आज का सेशन अगर आपको यूजफुल नहीं लगा तो इस वीडियो को डिसलाइक ज़रूर करके जाएं। लेकिन अगर वो सेशन आपको यूजफुल लगा, आपने इसमें कई इंपॉर्टेंट बातें लर्न की, तो फिर उस केस में इसे लाइक ज़रूर करें। सो लाइक करने में संकोच ना करें, क्योंकि आपके लाइक के बेसिस के ऊपर यूट्यूब इस वीडियो को और बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिखाने की कोशिश करता है, तो और बहुत सारे स्टूडेंट की हेल्प हो जाती है आपके लाइक के बेसिस के ऊपर। इसका लिंक आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, कोलीग्स के साथ शेयर कर सकते हो, आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वो भी बेल आइकन के साथ। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब किया है लेकिन बेल आइकन पुश नहीं किया तो बेल आइकन को ज़रूर पुश करें, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलें और आप किसी भी क्लास को मिस ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।